वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। इलेक्ट्रिकल स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई पॉली बी वाले जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल क्लास हम लेकर आए हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो रिसेंटली आईटीआई एग्ज़ाम एंड अदर जो भी है कंपटीशन एग्ज़ाम, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में काम होने वाले, मतलब कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन टेक्निकल का जो पैटर्न होता है वो एक समान होता है। किसी किसी एग्ज़ाम में टेक्निकल में आपको पूछा जाएगा तो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, किसी किसी एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन, और किसी एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पैटर्न भी होते हैं दोस्तों। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बेसिक क्वेश्चन का, और दूसरा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ हम दोनों न्यूमेरिकल और बेसिक दोनों क्वेश्चन को कवर करेंगे इस क्लास में। और दोस्तों, मैं सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, लाइव है, मैं उनके लिए एक स्पेशल अनाउंस करना चाहूँगा कि ये जो टीओ स्पेशल बैच है, ये टीओ स्पेशल बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आईटीआई के टीओ जो है, ट्रेनिंग ऑफिसर, जो आईटीआई में जो टीचर की आवश्यकता होती है, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है, तो टीओ का रिक्रूटमेंट, हम इसमें टेक्निकल क्लास लेकर आने वाले हैं। तो इसमें जो टीओ स्पेशल होगा, टीओ स्पेशल की हम थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे आपके सामने, थ्योरी क्लास। देन थ्योरी के बाद एमसीक्यू जो है, मुक्स एमसीक्यू क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे दोस्तों। हम थ्योरी के साथ उसी यूनिट के एमसीक्यू को ऐड करते हुए चलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे दोस्तों। चलिए, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, और अदर जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है, यहीं से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए मेन बेस है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार की, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर देखेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर, तो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है दोस्तों? डीसी मशीन कहलाता है। तो मशीन को ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो डीसी मशीन में आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, उसमें लेप वाइंडिंग और सेकंड होती है वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग्स को पहचानते हुए हमें आना चाहिए। तो इसमें भी लेप वाइंडिंग जो है, इसका यूज़ जो किया जाता है, यदि आपको करंट हाई चाहिए तो लेप वाइंडिंग करेंगे, यदि आपको वोल्टेज अधिक चाहिए तो वेव वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। अब इसमें भी सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग होती है। तो सिंप्लेक्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, मानकर चलिए ये रोटर पार्ट है, और यहाँ से यदि आपको सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स क्या होता है, चलिए, ये वाइंडिंग का फर्स्ट राउंड हो गया या रोटेशन हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिंप्लेक्स। इसे क्या कहेंगे हम? सिंप्लेक्स वाइंडिंग, क्योंकि ये एक ही वाइंडिंग, एक ही फेरा, इसमें एक ही वाइंडिंग जो है वो लपेटी गई है। यदि इसी वाइंडिंग के ऊपर एक और दूसरी वाइंडिंग को लपेट दिया जाए, इसी वाइंडिंग के ऊपर एक और वाइंडिंग को लपेट दिया, तो ये वाइंडिंग हो जाएगी डुप्लेक्स। ये वाइंडिंग हो जाएगी डुप्लेक्स। क्लियर दोस्तों? सभी को क्लियर है? अब देखो सर, आप कहेंगे कि यहाँ पर ये तो दो डबल लेयर वाली वाइंडिंग हो गई, इसीलिए इसे को कहते हैं हम डुप्लेक्स वाइंडिंग। क्लियर है? अब यदि सर इसी के ऊपर एक और वाइंडिंग को हम ऐसे प्लेस्ड कर दें, तो ये जो वाइंडिंग है, ये ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग कहलाएगी। ये वाइंडिंग क्या कहलाएगी?
ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। जितने स्टूडेंट ऑनलाइन है सभी अपनी प्रेजेंस जो है उपस्थिति दे दें और जो थंब है थंब को लाइक कर दें। अब ये जो ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, इसी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की बात करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसकी लेयर को बढ़ाते हैं, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स, इस टाइप से इसकी लेयर बढ़ जाती है। तो ये लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में दोनों में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ था, इस डायग्राम के अनुसार हम यदि इसको समझें तो डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। चलिए, डायग्राम इस टाइप से बना हुआ है। पहला मैं इसे बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग किस टाइप से है, यहाँ से ये डायग्राम इस टाइप से खींची हुई लाइन, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है, ये फर्स्ट वाले वाइंडिंग से जुड़ी हुई है, सेकेंड वाली इस टाइप से जुड़ी है, थर्ड वाली इस टाइप से जुड़ी हुई है और यहाँ से नीचे में भी इस टाइप से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो ये जो वाइंडिंग है ये इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल जाएगा इसका, फिर इसका निकल जाएगा, फिर इसका निकल जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस टाइप से वाइंडिंग है, ये इससे जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पर ये वाइंडिंग है इससे जुड़ी हुई है और यहाँ पर यही एक वाइंडिंग है और इसी को इस टाइप से करेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बताना है आपको कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम है। तो ये डायग्राम आपको बताना है कि किस प्रकार की वाइंडिंग्स है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन बी दिया है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ऑप्शन सी दिया है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग एंड ऑप्शन डी दिया है क्वाड्रप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। और वेव वाइंडिंग की आकृति अलग टाइप की मिलेगी। देखो, आपको लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में मैं आपको अंतर आपको बताना चाहूँगा मैं। तो लैप वाइंडिंग इस टाइप से होती है, ठीक है, ये हो गई लैप वाइंडिंग इस टाइप से। फिर इसके ऊपर यहाँ पर आपने फिर वाइंडिंग कर दिए, फिर इसके ऊपर इस टाइप से वाइंडिंग होगी, फिर यहाँ से इसी के ऊपर एक और लैप हो रही है। तो ये वाइंडिंग हो जाएगी लैप वाइंडिंग। क्लियर है दोस्तों, ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी, लैप वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम किस टाइप से होता है, वेव वाइंडिंग का होता है तरंग की आकृति में। इस टाइप से वेव वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से इसे जोड़ देंगे, नीचे से इसको जोड़ देंगे, ऊपर से इसको जोड़ देंगे, ऊपर से इस टाइप से इसको जोड़ देंगे, नीचे से ये इस टाइप से वेव की आकृति में होती है। चलिए, यदि इसे स्पष्ट रूप से बनाया जाए तो इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा वेव वाइंडिंग का, क्योंकि वाइंडिंग्स के जो डायग्राम है वो किस टाइप से लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग बनते हैं, इसे समझना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया लैप वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग की बात करें तो वेव मतलब कि तरंग की आकृति। तो तरंग की आकृति में वेव वाइंडिंग इस टाइप से आपको देखने मिलेगा। ये इस टाइप से जुड़ जाएगा, ये नीचे से जुड़ जाएगा और ये ऊपर से जुड़ जाएगा दोस्तों, और ये नीचे से जुड़ जाएगा। इस टाइप से ये जो वाइंडिंग होती है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, ये इस टाइप से करंट फ्लो होती है। तो इसे कहते हैं वेव वाइंडिंग। अब यहाँ पर यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन में ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वाइंडिंग है किस टाइप की है दोस्तों, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, इसे कहेंगे हम ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्लियर है सभी को। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ये इस टाइप की जो वाइंडिंग जहाँ पर भी आपको देखने मिलेगी डायग्राम में, तो आपको समझ जाना है कि ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इसे इरेज कर देते हैं। सभी स्टूडेंट को समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, अब देखेंगे इसके बाद आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचिव है। तो अब यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, और इसमें आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो ग्राउलर रखा हुआ है, और ग्राउलर के ऊपर क्या है दोस्तों, ये ग्राउलर है, और ग्राउलर के ऊपर ये जो रखा हुआ है ये है डीसी मशीन। अब हमें पता है कि ये डीसी मशीन की, डीसी जो मशीन है इसकी वाइंडिंग को टेस्ट किया जाता है।
ग्राउलर से। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ये ग्राउलर का यूज़ क्यों किया जाता है, वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए, वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए। क्लियर है, इतना हमें समझ में आ गया। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वाइंडिंग की टेस्टिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये जो ग्राउलर है ये किस टाइप का ग्राउलर है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है खुली कुंडली परीक्षण, ऑप्शन बी दिया है जमीन का तार परीक्षण, ऑप्शन सी दिया है लघुपतित कुंडलित परीक्षण और ऑप्शन डी दिया है लघुपतित कम्यूटेटर परीक्षण। तो ये जो वाइंडिंग दिया है आर्मेचर की जो वाइंडिंग है दोस्तों, ये आर्मेचर की जो वाइंडिंग है, हम आर्मेचर पार्ट की वाइंडिंग का टेस्टिंग करते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का ए। ये जो वाइंडिंग परीक्षण है इसे बोलते हैं खुली कुंडली परीक्षण, खुली कुंडली परीक्षण। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी मोटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है, किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो इसका जो फर्स्ट आप यहाँ ऑप्शन जो दिया है डीसी मोटर की सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों, एक तो नॉर्मल स्पीड से कम और नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा। तो n का जो मान है वो ज़्यादा भी नॉर्मल स्पीड से और कम भी, ये पूछा गया है। दोनों स्पीड को प्राप्त करने के लिए किस कंट्रोलिंग मेथड का यूज़ करेंगे हम? तो चार ऑप्शन दिया है, क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, टैप फील्ड गति नियंत्रण विधि और वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि हमें जब भी डीसी मोटर की नॉर्मल स्पीड से यदि हमें अधिक चाहिए, स्पीड अधिक चाहिए, तो भी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे, और हमें स्पीड नॉर्मल से कम चाहिए तो भी वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात का। इसका प्रैक्टिकल वीडियो, हमारा प्रैक्टिकल जो वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो ये चैनल में डला हुआ है। आप वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का वीडियो देख सकते हैं। इसमें स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है अलग से रेजिस्टेंस लगाकर वो दिया हुआ है दोस्तों। उसके माध्यम से आप प्रैक्टिकल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का प्रैक्टिकल हमारे चैनल में डला हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्योंकि स्पीड को हम नॉर्मल स्पीड से जो है, जैसे 1440 आरपीएम है, 1440 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम। यदि 1500 आरपीएम है, 3000 आरपीएम है, और हमें क्या करना है, इसकी नॉर्मल स्पीड से इसको कम करना है या ज़्यादा करना है, तो दोनों सिचुएशन में हमें वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि कम्यूटेटर में जो है ग्लेयर जो चमक है वो ज़्यादा तेज उत्पन्न होता है? तो कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कम्यूटेटर जो है एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कम्यूटेटर जो है ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर कोई भी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। यदि डीसी मशीन में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलिए, ये जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर ये एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्या है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, वो भी मैकेनिकल ढंग से एसी को डीसी में चेंज करता है। और आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो मैकेनिकल सर्किट हुआ इसका, मैकेनिकली रूप से। अब इलेक्ट्रिकली रूप से यदि मैं कहूँ आपको एसी को डीसी में चेंज करने वाला ऐसा कौन सा डिवाइस है, तो आप कहेंगे रेक्टिफायर सर्किट। आप क्या कहेंगे? रेक्टिफायर सर्किट। जो आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम चार्जर यूज़ करते हैं, एज अ रेक्टिफायर सर्किट है। जो एसी एडाप्टर जो है आपका एसी पावर सप्लाई लेता है और डीसी बनाकर आपके मोबाइल को डीसी बना कर देता है।
और आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कम्यूटेटर को पहले समझिए आप, क्योंकि कम्यूटेटर को नहीं समझेंगे आप तो फिर कुछ नहीं समझ सकते। तो कम्यूटेटर क्यों तेज़ चमक उत्पन्न करता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि इसी कम्यूटेटर के ही ऊपर दोस्तों कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर ही क्या लगे होते हैं, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। और यही कार्बन जो ब्रश है इसमें स्पार्किंग होती है। तो इसी स्पार्किंग जो है ये क्यों होती है इसके बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया है, ब्रश की गलत स्थिति के कारण, ऑप्शन बी दिया है गलत फील्ड कनेक्शन के कारण, ऑप्शन सी दिया है घूर्णन की गलत दिशा के कारण, या ऑप्शन डी दिया है गलत आर्मेचर कनेक्शन के कारण। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन यदि हम देखें 94 का, तो 94 का सही आंसर आपके सामने निकल के आएगा दोस्तों। 94 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 94 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हुआ, क्योंकि ब्रश की गलत स्थिति के कारण ही उसमें कम्यूटेटर में तेज चमक उत्पन्न होता है। क्योंकि GNA जो है ये MNA में शिफ्ट हो जाता है। GNA जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो GNA क्या होता है, ये MNA में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रश की स्थिति गलत हो जाती है। अब पहले यदि जो है ये GNA की रेफरेंस लाइन हो गई, इसे कहेंगे हम GNA। अब कार्बन ब्रश पहले इसकी स्थिति कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है। अब सर आप कहेंगे ये तो GNA हो गया, अब सर यहाँ पर MNA कहाँ से पैदा होगा, तो ये जो MNA सर यहाँ से पैदा हो जाएगा। मतलब GNA की स्थिति अब खिसक के कहाँ पर आ गई, MNA में। तो ये जो MNA में शिफ्ट होने के कारण अब क्या होगा, इसके कारण स्पार्किंग होगी, क्योंकि GNA शिफ्ट हो गया MNA में, इसीलिए स्पार्किंग होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। चलो EMF के बारे में जाने। EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसके बारे में यदि हम स्पष्ट रूप से जाने, EMF के बारे में जाने, तो EMF इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये किसी DC मोटर में क्यों इंड्यूस्ड हो रहा है और कहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, तो ये होता है आर्मेचर में। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है ये आर्मेचर में उत्पन्न होता है। और आर्मेचर में जो EMF उत्पन्न होता है ये AC नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा, AC नेचर का होता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट ही उत्पन्न होता है DC मोटर के आर्मेचर में भी। क्लियर है। अब इसमें जो चल रही DC मोटर है इसमें EMF की क्रिया क्या है, ऐसी क्या क्रिया होती है, तो इसके बारे में देखेंगे हम। ऑप्शन ए दिया है लागू वोल्टेज की सहायता से होता है। जो वोल्टेज हम DC मोटर को सप्लाई में देते हैं, अब यदि मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाऊँ, मानकर चलिए ये DC मोटर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमने एक आर्मेचर लगा दिया, आर्मेचर को कनेक्ट कर दिए और ये सर्किट डायग्राम हमने बना दिए। ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। यहाँ से हम सप्लाई देंगे DC सप्लाई, और DC सप्लाई कितना देंगे, 220 वोल्ट। क्लियर है दोस्तों, हमने 220 वोल्ट DC सप्लाई दिया, ये I करंट फ्लो हुई यहाँ से। अब यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो हो जाएगी आर्मेचर करंट IA, और इसमें जो करंट फ्लो होगी ये हो जाएगी ISH, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है ये क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग क्या है दोस्तों, शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब ये शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी वो ISH करंट फ्लो होगी, और इसमें करंट कौन सी फ्लो होगी, आर्मेचर करंट, और दोनों यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगी, मतलब नेगेटिव सप्लाई की ओर। तो इस तरीके से जो है किसी भी DC मोटर का सप्लाई सिस्टम होता है। तो इसी आर्मेचर में ही यह EMF उत्पन्न होता है। ये जो EMF है ये आर्मेचर में ही जनरेट होता है, और यही जनरेट जो आर्मेचर में EMF है ये AC नेचर का होता है। तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन सी दिया आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है आर्मेचर करंट को घटाता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि लागू वोल्टेज का क्या करता है, ये विरोध करता है। क्योंकि इसमें जब EMF उत्पन्न होने लगेगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्शन के अपोजिट होगा।
इट मीन्स इस टाइप से हो जाएगा। ये आर्मेचर हो गया और इसमें आर्मेचर करंट का जो डायरेक्शन है वो ये है और बैक ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा ईबी का ये अपोजिट हो जाएगा इसके। और इसीलिए जो सप्लाई जो वोल्टेज है इसी का क्या करेगा, ये अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और लेंज लॉ के अनुसार ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। किस मोटर में यह विशेषता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो विशेषता है मतलब ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, इस सर्किट डायग्राम में चलिए इसे सीधी लाइन हम बनाते हैं और सीधी लाइन के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सीधी लाइन दिख रही है आपको यहाँ से, चलिए सीधी लाइन की सहायता से हम इसको समझेंगे। यहाँ से ये सीधी लाइन हो गई और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है इसे अभिलक्षण कर्व भी कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में हाई है और धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, ये नीचे हो रहा है। तो ये इस टाइप से इसको डॉट 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 करके हम बना सकते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जिसकी स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो ऐसी कौन सी मोटर है, उस मोटर के बारे में हमें पता करना है। तो 96 में देखें तो 4 ऑप्शन दिया है, श्रेणी मोटर, शंट मोटर, संचय यौगिक मोटर और विभेदिक यौगिक मोटर। तो 4 ऑप्शन में ये जो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिस कर्व जो बना हुआ है ये ऑप्शन सी मतलब कि कंपाउंड यौगिक मोटर का है। क्लियर है दोस्तों। 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 96 का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये संचयी यौगिक मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम। 97 में लिखा है 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े रेजिस्टेंस का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर में, तो अब 4 पॉइंट स्टार्टर में रेजिस्टेंस से जुड़ा जो है इसके बारे में यदि हम जानें तो रेजिस्टेंस क्यों जुड़ा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर में, और 4 पॉइंट स्टार्टर में कितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट होंगे। तो यहाँ पर किस टाइप से हो जाएगा, LAF, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, LAF और एक हो जाएगा N। तो यहाँ पर N हो जाएगा पॉइंट F, एक पॉइंट हो जाएगा न्यूट्रल, इसमें न्यूट्रल का एक पॉइंट हो जाएगा फील्ड का, एक आर्मेचर का और एक हो जाएगा लाइन का। तो इस टाइप से दोस्तों ये आर्मेचर का हो जाएगा। तो आर्मेचर के साथ आर्मेचर जुड़ा रहेगा यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा फील्ड का और यहाँ पर भी ये इससे ये जुड़ा रहेगा दोस्तों। इस टाइप से कनेक्शन बनता है, ध्यान दीजिएगा है ना। तो ये इस टाइप से इसका कनेक्शन बनता है। तो ये लाइन का प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये माइनस टर्मिनल हो जाएगा। इस टाइप से इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर का सब कनेक्शन होता है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर ये इसका डायग्राम है। करंट यहाँ से इंटर करती है और यहाँ से होती हुए पूरी करंट यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 पॉइंट स्टार्टर में इसमें होता है होल्डिंग कॉइल। तो यहाँ पर मिलेगा एक होल्डिंग कॉइल, ठीक है, मतलब कि NVC और एक हो जाएगा OLC। तो ओवरलोड कॉइल और नो वोल्ट कॉइल, ये दोनों कॉइल यहाँ पर लगी होती है। तो यही होल्डिंग कॉइल के बारे में पूछा गया है कि इसके साथ जो रेजिस्टेंस जुड़ा होता है इसका उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, NCVT में धारा सीमा, ऑप्शन भी दिया है शॉर्ट सर्किट में कॉइल को सुरक्षित रखें और मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए, ऑप्शन डी दिया है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, क्योंकि ये NVC में धारा को करंट को लिमिट करने के लिए होल्डिंग कॉइल को लगाया जाता है और होल्डिंग कॉइल के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। तो जो होल्डिंग कॉइल है उसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और रेजिस्टेंस का बेसिक कार्य यही होता है कि ये करंट को लिमिट करे, करंट को क्या करे, लिमिट करे। क्लियर है दोस्तों, पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98।
डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड किया जाता है। तो डीसी सीरीज वाइंडिंग की बात की जा रही है इसमें। और डीसी सीरीज वाइंडिंग की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है। चलिए 4 ऑप्शन देखें क्यों बनाई जाती है। फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन भी दिया है। लोड करंट को ले जाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है। अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, एंड ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन हो जाएगा बी। और ऑप्शन बी इसमें लोड करंट को ले जाने के लिए ही हम फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार का बनाते हैं, क्योंकि लोड करंट को ले जाने का काम, कैरी करने का काम कौन करेगा? यही फील्ड वाइंडिंग करेगा। इसीलिए हम इसकी जो वाइंडिंग है इसको मोटे तार की बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड कंट्रोल है वो किस प्रकार की होगी? 4 ऑप्शन देखेंगे। ये आर्मेचर है, और ये आर्मेचर का पॉइंट ये A1 है, और ये पॉइंट है A2 दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन का प्लस हो जाएगा, ये लाइन का माइनस हो जाएगा। यहाँ से डीसी सप्लाई देंगे आप, और डीसी सप्लाई कितना देंगे? 220 वोल्ट। यहाँ से देखेंगे तो ये फील्ड जो है, फील्ड डाइवर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो किस टाइप से ये सर्किट डायग्राम में स्पीड कंट्रोल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। क्षेत्र समांतरण विधि है, या फील्ड डाइवर्टर विधि है, ऑप्शन सी दिया है फील्ड टैपिंग विधि, और ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है तो यह क्षेत्र समांतर मतलब कि फील्ड पैरेलल मेथड है। ये कौन सी मेथड है दोस्तों? फील्ड पैरेलल मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र समांतर विधि, मतलब कि फील्ड पैरेलल मेथड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इसको पैरेलल में जोड़ा गया है। देखिए ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये आपस में कैसे जुड़ी हुई है? एक दूसरे के पैरेलल में, समांतर में जुड़ी हुई है। इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब ये इस टाइप से जुड़ी हुई है। ये एक हो गया, ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे तो ये दूसरा हो गया, और यहाँ से आपने क्या किया? सप्लाई को निकाल दिए, और यहाँ से आपने आर्मेचर बना दिया, ये कनेक्शन कर दिया आपने। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल दोस्तों। इस टाइप से यहाँ बनाया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो कतरनी जो मशीन होती है उसके लिए हम जो मोटर यूज़ करते हैं उस मोटर का पर्टिकुलर नाम पूछा गया है कि ये मोटर पर्टिकुलर कौन सी होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए इस मोटर का नाम पूछा गया है, और इस मोटर के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट है शंट मोटर, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी दिया संचयी यौगिक मोटर, ऑप्शन डी दिया विभेदी यौगिक मोटर। तो जो कतरनी जो काटने वाली जो मशीन है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाउंड यौगिक मोटर। ऑप्शन सी इसका सही होगा। कंपाउंड यौगिक मोटर का हम यूज़ करते हैं कतरनी मशीनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो डीसी मोटर को प्राथमिकता कहाँ दी जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 101 है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट देखेंगे लगातार लोड आवश्यकताएं, ऑप्शन बी दिया है नियत गति की आवश्यकताएं, मतलब कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकताओं की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया है उच्च प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकताएं, क्या हमें हाई स्टार्टिंग टार्क हमें चाहिए उसके लिए पूछ रहा है। ऑप्शन डी दिया है अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए। तो अलग अलग लोड पर अलग अलग कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता क्या होगी हमें, ये पूछा गया है। और डीसी कंपाउंड मोटर की बात की जा रही है दोस्तों। तो अब सर बोलेंगे सर इसमें डीसी कंपाउंड मोटर की बात की जा रही है, इसको प्राथमिकता कहाँ पर दी जाती है? तो सर यहाँ पर आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 101 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पर अलग अलग लोड की आवश्यकता होती है। और अलग अलग लोड में जहाँ पर अलग अलग लोड होते हैं, मतलब कि डिफरेंट लोड होते हैं, कभी लोड ज़्यादा कभी लोड कम, तो डिफरेंट लोड की कंडीशन में दोस्तों हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है। क्या करना है? हमें इसे कांस्टेंट रखना है स्पीड को। तो उसके लिए हम यहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। डीसी
कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सीरीज़ वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों होती है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए फील्ड करंट को सीमित करे, ऑप्शन बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करे, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करे, और ऑप्शन डी आर्मेचर करंट को सीमित करे। तो क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि ये जो आर्मेचर करंट है IA, इस IA के मान को ही लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यदि इसकी करंट को हम लिमिट नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, यदि ज़्यादा रहेगी तो इसकी वाइंडिंग जल सकती है, आर्मेचर की वाइंडिंग जल सकती है, इसीलिए उसको लिमिट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मैगर, दूसरा है ग्राउलर, तीसरा मल्टीमीटर, चौथा ओम मीटर। तो इसके पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि ग्राउलर का उपयोग किया जाता है आर्मेचर की वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए हम ग्राउलर का यूज़ करते हैं। तो वाइंडिंग टेस्टिंग के लिए कहीं पर भी पूछा गया क्वेश्चन तो आपको क्या बताना है? ग्राउलर ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104, 4 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के श्रृंखला के साथ क्यों जोड़ा जाता है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन है लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, यानी ऑप्शन डी दिया है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है 4 पॉइंट स्टार्टर में जो होल्डिंग कॉइल होती है, उस होल्डिंग कॉइल का शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि हम उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए हम अलग से फील्ड वाइंडिंग की श्रृंखला में होल्डिंग कॉइल को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट के साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पूरे MCQ लगाएंगे। किसी यौगिक मीटर की विशेषताओं के बिना बदले, मतलब कि DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट है ऑप्शन ए आर्मेचर करंट बदल लें, मतलब यौगिक मीटर के लिए। तो यहाँ पर ये जो मीटर है ये इसे आप अच्छे से पढ़िए, ये है यौगिक मोटर है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसे सुधार लीजिए। ये यौगिक मोटर है, इट मीन्स कंपाउंड मोटर की बात की जा रही है। क्वेश्चन को समझिए, कंपाउंड मोटर की बात की जा रही है। तो किसी भी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदले, उसकी विधि क्या है, सबसे अच्छी विधि क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्मेचर करंट दिशा बदले, शंट फील्ड धारा दिशा बदले, या श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदले, या ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदले। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्मेचर के करंट के डायरेक्शन बदल के आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी विधि होती है, आर्मेचर की करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 106 है, 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? तो ये जो NVC इसका क्या मतलब है? नो वोल्ट कॉइल, इसे क्या कहेंगे हम? नो वोल्ट कॉइल। ये जो NVC है 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य यही है। 4 ऑप्शन है, बलागुण को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी दिया है फील्ड करंट कम करें, ऑप्शन सी दिया है बैक EMF को कम करने के लिए, ऑप्शन डी दिया है गति में वृद्धि रोकने के लिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में जो फील्ड वाइंडिंग के साथ में श्रेणी में एक NVC कॉइल को जोड़ दिया जाता है। अब ये NVC कॉइल आपको किस टाइप की मिलेगी? इस टाइप से मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर एक ऐसा सोलेनाइड बना होगा और इसके ऊपर कॉइल ऐसी लपेटी होगी। तो ये जो NVC कॉइल है, इसी NVC कॉइल का मेन काम होता है कि गति में वृद्धि को रोकने के लिए NVC कॉइल का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि करंट जो है आर्मेचर की करंट ये लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो फील्ड की जो करंट है वो लिमिट हो जाती है। तो फील्ड की करंट को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पर NVC कॉइल का यूज़ करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हेवी लोड के लिए जो है, हेवी लोड के लिए किस मोटर का यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिए। हेवी लोड के लिए जिस मोटर का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर हेवी लोड के लिए हमें क्या चाहिए कि उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए मोटर की रोटेट होने की, ताकि वो अत्यधिक लोड को गेन कर सके। 4 ऑप्शन दिया है, शंट मोटर, ऑप्शन बी दिया है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी दिया है विभेदक यौगिक मोटर, या ऑप्शन डी दिया है संचय यौगिक मोटर। तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड, ये है विभेदक मतलब कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और ये है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यही अंतर है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ये जो 5SH है और 5SA, तो ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों की जो फ्लक्स है ये इसमें क्या मिलेगी आपको, डिफरेंशियल में अलग अलग मिलेगी। और कम्युलेटिव में दोनों के फ्लक्स का डायरेक्शन जो 5S है और 5SE जो है दोस्तों, 5SH 5SE दोनों के डायरेक्शन या तो ऊपर मिलेंगे या तो दोनों नीचे मिलेंगे। इसलिए ये जो है भारी लोड के लिए अचानक उठाने के लिए हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ही हम डीसी मोटर यूज़ करते हैं भारी लोड को उठाने के लिए। चलिए, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पर क्रेन के रूप में, इसमें हाइस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये जो फर्टिलाइज़र वाली जो कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें जो मोटर का यूज़ करते हैं उसकी बात की जा रही है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी दिया है फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन सी दिया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन डी दिया है श्रृंखला टेपिंग फील्ड टेपिंग मेथड। तो 108 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए, स्पीड कंट्रोल की बात की जा रही है, तो स्पीड कंट्रोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्पीड जो कंट्रोल की जाता है वो फील्ड साइड से की जाता है। एक तो फील्ड साइड से स्पीड कंट्रोल करेंगे और एक तो आर्मेचर साइड से स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो दोनों साइड से स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मोटर है खाद्य मिश्रण मोटर, इसमें जो हम मेथड का यूज़ करेंगे वो श्रृंखला फील्ड टैपिंग मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब कि सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। तो फील्ड साइड से ही हम मेथड का यूज़ करेंगे दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। तो कौन सी नियंत्रण जो है प्रणाली है जो शून्य से अधिक, मतलब कि जीरो स्पीड से मैक्सिमम करता है अधिक। एक तो जीरो स्पीड होगी, उसके बाद जैसे ही रेगुलेटर घुमाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। पहले क्या रहेगा, ज़ीरो, फिर मैक्सिमम होगा। तो ऐसी कौन सी स्पीड में बदलाव करेंगे कि ये ऐसा होगा, और कौन सी कंट्रोलिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो ITI वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास तो ये जो है मेथड, इसके बारे में प्रैक्टिकली रूप से इसे जानते होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। और इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे तो फील्ड कंट्रोल मेथड, इसमें क्षेत्र नियंत्रण मतलब कि फील्ड के द्वारा कंट्रोल करेंगे। ऑप्शन बी दिया आर्मेचर कंट्रोल के द्वारा, ऑप्शन दिया फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल के द्वारा, एंड ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम के द्वारा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम स्पीड को शून्य से अधिक और शून्य तक ला सकते हैं। मोटर की स्पीड को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि जीरो से सामान्य से अधिक ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है, टैपिंग क्यों करते हैं। वाइंडिंग में टैपिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो हम टैपिंग क्यों करते हैं किसी भी वाइंडिंग में। चलिए, ऑप्शन ए दिया है स्लॉट्स को इंसुलेट करें, ऑप्शन डी है कॉइल को बांधे, ऑप्शन सी दिया है कंडक्टर लपेटें, ऑप्शन डी दिया है खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे यही है,
और कल हमने जो पूछा था दोस्तों, वो पूछा था आपको कि इसमें से एनवीसी और ओएलसी का उपयोग क्यों करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने पूछा था इसमें। उसका सही आंसर आपने कुछ ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी दिया है। तो आज का क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में टैपिंग का क्या उद्देश्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होंगी, पसंद आया होगा। और इसमें हम जब भी बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि टेक्निकल में कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और ये विदाउट कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी क्लास में हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रिकल के पूरे यूनिट्स को हम पढ़ाएंगे। इसमें जो स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, स्पेशल बैच होगी और स्पेशल क्लास होगी दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।